हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 16 ऑफ नाइन सन्स मार्शल गोड। तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं एल्डर शी जोंग यांग को, जो कि उसके डिसाइपल ली चैन को बचाने के लिए आ चुका है। हालांकि उसका डिसाइपल ली चैन पहले ही क्रिपल हो गया है और अभी वो रेंगते रेंगते एल्डर शी के पास आते आते बोल रहा था, मास्टर, इससे ये उन्हें मेरे कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया और ये मुझे माना भी चाहता था। आपको मेरे लिए जस्टिस करनी होगी। जो सुन के तो एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आके बोल रहा था कि तूने मेरे डिसाइपल को क्रिपल किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसके ऊपर एक टोर्नेडो अटैक कर देता है। तो ये भी खुद को उस अटैक से बचाने के लिए एक शील्ड फॉर्म कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर से ही यहाँ पे एल्डर डू का जो पिग था वो आके उस टोर्नेडो पे अटैक कर देता है और वो अटैक खत्म हो जाता है। जिस पे फिर एल्डर सी बोलने लगता है कि एल्डर डू, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे रोक सकता है? क्या तुम हमारी इन दो पिग्स के बीच में वॉर स्टार्ट करना चाहते हो? जिस पे एल्डर डू बोल रहा था, मुझे वॉर स्टार्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्योंकि वो तुम्हारा डिसाइपल ली चैन था। पहले उसने हमारी पीक पे आके ये के ऊपर अटैक करा था और वैसे भी तुमने हमारी मेटल पीक को कम ह्यूमिलिएट थोड़ी करा है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी दो पीक्स के बीच में वॉर स्टार्ट हो। मेरी मेटल पीक उनके डिसाइपल्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानती है। तो देख के तो ये भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एल्डर डू को शुक्रिया बोल रहा था उसे बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए। लेकिन इसी मोमेंट पर यहाँ पर एक और एल्डर आ जाता है। एल्डर रेन आते साथ बोल रहा था, तुम दोनों तो तियान सेट की दो पीक्स के बीच में वॉर स्टार्ट करना चाह रहे हो। क्या तुम लोग तियान सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? ऐसे अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और एल्डर रैन को यहाँ पे आता देखकर दोनों एल्डर शी और एल्डर दो उससे ग्रीट करते हैं बाकी डिसाइपल्स के साथ। एल्डर शी बोल रहा था कि वो स्टार्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो उसके डिसाइपल को प्रोटेक्ट कर रहा है जिसको इस सीएयू ने क्रिपल कर दिया। जिस पे एल्डर डू बोलने लगता है, देखो तो ये कितना शेमलेस पीक मास्टर है। उसे क्या लगता है कि वो पीक्स में नंबर 1 है, इसलिए वो मन चाहे तब उसके डिसाइपल को मार सकता है। और ये दोनों ही एक दूसरे को ऐसे गुस्से में देखने लगते हैं जैसे अभी एक दूसरे को खा जाए। लेकिन एल्डर रैन इन दोनों को चुप करा देता। वो बोल रहा था कि इन पीक्स पे जो भी कुछ हो रहा है वो एग्जीक्यूशन हॉल को अच्छे से पता है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। एल्डर शी, तुम तो अच्छे से जानते हो कि ये क्या है। और फिर उसकी पावर को यूज करने लगता है, जिससे फिर हमें दिखाया जाता है कि ली चैन को कुछ होने लगता है और उससे जितना भी डिमोनिक हो रहा था वो सारा बाहर रिलीज हो जाता है। जिसके बाद एल्डर रैन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। एल्डर शी तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि उसके डिसाइपल में डिमोनिक हो रहा कहां से आया। लेकिन एल्डर रैन बोल रहा था कि एल्डर शी, अब तुम्हें अच्छे से समझ गए होगे कि तुम्हारा डिसाइपल ली चैन उसको डिमोनिक पाथ ने पोजेस कर लिया था, जिस वजह से वो इतना अलग तरीके से बर्ताव कर रहा था, इतना पूरी तरीके से बदल गया था। तुम खुद के डिसाइपल को तो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और अपने कल्टिवेशन का गलत यूज करके तुम दूसरे डिसाइपल को भी जान से मारना चाहते हो। और वैसे भी पिछली रात को वो ली चैन ही था जो मेटल पीक पे उन्हें प्रोवोक करने के लिए गया था। और इसी टाइम पे यिंग यिंग भी बोलने लगती है, हाँ उस समय मैं भी वहाँ पे थी। इसने जोम और जाओ दोनों को मारने की कोशिश करी थी। अगर मैं सही टाइम पे नहीं आती तो उसने इसे मार भी दिया होता। जिसके बाद फिर ये भी सामने की साइड आके बोल रहा था, एल्डर रैन, इस ली चैन ने भी मुझे काफी बार मारने की कोशिश करी। अब मैं इसे खुद को बुली तो नहीं करने दे सकता, इसलिए मुझे खुद को भी डिफेंड करना था। मैंने भी इसमें कुछ गलत नहीं किया। जिस पे एल्डर रैन बोलने लगता है, यान सेट के रूल्स के मुताबिक फाइट करना फोरबिडन है, लेकिन वो ली चैन था जिसने फर्स्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था और धोखे से ये यू को 100 घोस्ट मिस्टिक फॉरेस्ट में भी ले गया। लेकिन ये यू, चाहे तुम विक्टिम ही क्यों ना हो, वो तो तुम यान सेट के डिसाइपल ही। अगर तुम भी ऐसे ट्रबल कोस करते रहे तो एग्जीक्यूशन हॉल तुम्हें भी फॉरगिव नहीं करेगा। और यहाँ पे जो ली चैन था वो काफी बुरी तरीके से फंस चुका था। उससे तो समझ नहीं आता कि किस मुसीबत से कैसे निकले। लेकिन तभी ये यू बोलने लगता है, एल्डर रैन, क्यों ना हम ऐसा करें। सबसे पहले इस ली चैन ने मुझे प्रोवोक करा था, इसलिए जब तक ये उसके घुटनों के बल पड़कर मुझसे माफी मांगेगा तो मैं इस मामले को दबा दूंगा और उसे माफ कर दूंगा। और जो सुनते साथ तो एल्डर शी गुस्से में आके अटैक ही करने वाला था, लेकिन एल्डर रैन की मौजूदगी में नहीं कर पाता। यहाँ पे वो भी मजबूर हो गया था और फिर मुड़ के उसके डिसाइपल ली चैन को बोलने लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारी गलती अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस गलती को एज अ लाइफ लेसन ट्रीट करना और आगे से जो गलतियां तुमने करी है वे दोबारा मत करना। अब आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अब चॉइस तुम्हारी है। जो बोलने के बाद वो पीछे की साइड चला जाता है और यहाँ पे अकेला अभी ली चैन बचा है, जो उसके दांत पीस के यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन महसूस कर रहा था। उसने तो सोचा था कि वो यही को काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट करेगा, उसे ट्रैश व्रैश बाकी सारी चीजें बोलेगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया और ये यू ही उसे इतना गंदा महसूस करा रहा है, बेइज्जत महसूस करा रहा है। और उसे बेइज्जती महसूस करते वो घुटनों पे आ जाता है और सिर झुका के ये उसे माफी मांग रहा था। वाटर पीक के बाकी डिसाइपल्स भी शर्मिंदगी सुन के सिर झुकाए पड़े थे, लेकिन वे भी तो उसके साथ शामिल थे। और वो काफी देर तक ऐसे ही ली चैन नीचे घुटनों पे बैठा बैठा रो रहा था कि आंखों से आंसू भी आ गए थे। इतनी देर में एल्डर शी बोल पड़ता है, बस इतना बहुत हुआ ली चैन, चलो अब चलते हैं और ये मैं तुझे अच्छे से याद रखूंगा। और फिर एल्डर रैन को ही बोल रहा था
था कि जहाँ तक रही बात उसे डिमोनिक ओरा की, तो वो उस मैटर को भी खुद से ही इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर उसे पता चला कि कोई और भी डिमोनिक ओरा से अफेक्टेड है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और उसके ऐसा बोलते साथ ही सारे वाटर पी के डिसाइपल्स यहाँ से चल पड़ते हैं। ली चैन को भी उसके साथ ही उठा लेते हैं और ली चैन जाने से पहले बोल रहा था, ये यू बस इंतजार करना। यहाँ पे उसकी आंखों में डिमोनिक ओरा साफ दिखाई दे रहा था। जाहिर से बात है वो यहाँ पे तो रुकने वाला है नहीं, जब तक वो उसकी जान से हाथ नहीं धो देगा अक्कल नहीं आएगी इसको। लेकिन तब तक खूब देर हो चुकी होगी और यहाँ पे अभी एल्डर रैन भी चला जाता है ये बोल के कि तुम लोग भी अभी तुम्हारी मेटल पीक पे वापस जाओ। जिसके बाद हम एल्डर डू को देखते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोल रहा था, फाइनली हमारी मेटल पीक का भी वो दिन आ गया। जो चीज मैं इतनी टाइम से करना चाह रहा था वो ये तुमने कर दिखाया। तुमने इस वाटर पीक को काफी अच्छा सबक सिखाया, मैं बहुत खुश हुआ। चलो अब आराम करो, तुम भी बहुत थक गए होगे। जिसके बाद अभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वे उनके मन की बात करने लगते हैं कि वे लोग वाटर पीक के डिसेबल को सबक सिखाना चाह रहे थे और ये उन्हें कर दिखाया। तभी जो हम देखते हैं जाओ यू की नजर उसी फोक्स के ऊपर जाती है जो पहले गायब हो चुकी थी। और यहाँ पे वो फोक्स बैठे बैठे सोच रही थी, हाँ कितनी बुरी बात है। उसे तो लगा था कि ये बेवकूफ ली चैन कुछ काम तो आएगा, लेकिन ये तो किसी काम का नहीं था। इसने तो खुद ही की कब्र खुद ही खोद दी। लेकिन इतनी देर में जाओ यू आके उसे उठा लेती है और उसे लाड़ प्यार करने लगती है। हालांकि वो फोक्स खुद को जाओ से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाओ के कोमल हाथों से उसके जो काफी अच्छा महसूस हो रहा था, तो उसे लगता है कि 500 सालों में पहली बार किसी ने उससे इतने अच्छे से केयर करी है। इसलिए वो खुद को मतलब जाओ के हाथों में गिव अप कर देती है और उसके इसको ओके खैर। जिसके बाद अभी हमारा सीन चेंज होके वाटर पीक पे एक रूम में आ जाता है जहाँ पे ली चैन मौजूद था। उसके साथ ही भी बोल रहे थे उसे कि उसे उनसे ये का कुछ करना होगा, वो इस ह्यूमिलिएशन वैसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पे ली चैन बोलने लगता है उस ये को तो मरना होगा, तो ठीक है उस एल्डेस्ट प्रिंस को एक लेटर लिखो और बताओ उसे कि ये को मार नहीं पाया। लेकिन उसे खबर मिली है कि यानिंग सीक्रेट रम से 3 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स अपीयर होने वाले हैं। अगर वो उन्हें हासिल कर लेता है तो वो ये को काफी इजीली मार पाएगा। अगर उसे ये ने उसका कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो वो उसे पहले ही जान से मार देता। जिसके बाद अभी उसके साथी तो यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वो फिर से डिमोनिक ओरा से कवर हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोल रहा था ये यू बस जिले थोड़े दिन और। जिसके बाद दोस्तों हमारा सीन चेंज होके एल्डर रैन पे आ जाता है जो कि सेक्ट लीडर के साथ था और उसे सारी बातें बता रहा था कि जैसे जैसे तियानिंग सीक्रेट फिल्म के ओपन होने का टाइम नजदीक आ रहा है तो डिसाइपल्स के बीच में फाइट बढ़ती जा रही है। उन्हें डर है कि वे कहीं एक दूसरे को ज्यादा हार्म न कर दें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तियानिंग सीक्रेट रिल्म में काफी मुश्किल होगी उन 3 डिवाइन ट्रेजर्स को हासिल करने में। जिस पे फिर हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, वो बोल रहा था हाँ ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि तियानिंग सीक्रेट रिल्म में जाने की अपॉर्चुनिटी हर डिसाइपल हासिल करना चाहता है, चाहे खतरा कितना ज्यादा ही क्यों ना हो। इसे पाने की हर कोई एक बार कोशिश तो जरूर करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात बता दूं, वो ये कि मैंने गलती कर दी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस एल्डर का नाम शी जोंग यांग बताया था, दरअसल वो इसका नाम नहीं था, वो तो सेक्ट लीडर का नाम था। इसका नाम तो एल्डर फैंग यानी कि लुओ फैंग यांग है। तो चलो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा सेक्ट लीडर बता रहा था इन सब के अलावा इस बार तो तियानिंग सीक्रेट रिल्म की एंट्रेंस है उन्हीं की सेक्ट में, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बाकी सेक्ट्स उन्हें नोच खा पड़ेंगी। वे तो पहले से ही हमारी सेक्ट के रिसोर्सेज के पीछे पड़ी हैं। जिस पे एल्डर रैन भी बोलने लगता है कि ये तो है ही, पिछले कुछ टाइम से हमारी सेक्ट डिक्लाइन पे है और इस बार वे इसलिए कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे तुम जिन चीजों से डरते हो वे चीजें दरअसल होती हैं, इसलिए मैं हमारी सेक्ट के फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा वरीड हूँ। जो सुन के तो सेक्ट लीडर हंसने लगता है। वो बोल रहा था एल्डर रैन आप तो काफी ज्यादा वरीड हो गए, लेकिन डिसेबल्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद मेरे पास एक सोल्यूशन है। जिसके बाद फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें ये और उसके साथियों को दिखाया जाता है इन्होंने खाना वाना पका लिया था और ये लोग एंजॉय कर रहे थे। उसी टाइम पे पूरी सेट के अंदर सेक्ट लीडर की इमेज अपीयर होती है जो कि बोल रहा था कि सेक्ट में डिसेबल्स का आपस में फाइट करना मना है, फिर भी तियानिंग सीक्रेट रिल्म की पोजीशन हासिल करने के लिए वे आपस में एक दूसरे से ही फाइट करके खुद को वीक बना रहे हो। इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि आगे से कोई भी एक दूसरे से फाइट नहीं करेगा और 3 दिनों में तियानिंग सेक्ट की हेवनली स्टेयर्स को ओपन किया जाएगा और जो भी हेवनली स्टेयर्स के हाई पोजीशन पे होंगे 3 दिनों बाद उन्हें तियानिंग सीक्रेट रिल्म में जाने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जो बात सुन के तो तियान यू और तियान ये दोनों ही खुश हो जाते हैं। ये भी सोचने लगता है कि उससे न जाने ये क्यों फीलिंग आ रही है कि ये उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और फिर वो मुड़ कर हमें बोलने लगता है कि फ्रेंड्स बस तुम देखते जाओ, कैसे मैं इस हेवनली स्टेयर्स की टॉप पोजीशन हासिल करता हूँ। दूसरी तरफ हमें उस डिमोनिक फोक्स को भी दिखाते हैं, वो भी सोच रही थी हेवनली स्टेयर्स फिर से ओपन होने वाली है, उसका यहाँ से बाहर जाने का चांस आ चुका है, क्योंकि जब हेवनली स्टेयर्स ओपन होगी उस टाइम पे 5 पीक्स की एलिमेंटल पावर यूज होगी और उस टाइम पे ये डिमोनिक सप्रेशन टावर सबसे वीक होगा। लेकिन इसी टाइम पे
हमें इस डिमोनिक टावर के बाहर एल्डर फैंग को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था, फॉक्स डीमन, तेरी मेरे डिसाइपल को बेविच करने की हिम्मत कैसे हुई। तो इसी तरह से फॉक्स डीमन बोलने लगती है, मैंने उससे बेविच थोड़ी करा था, मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी। वो उस डिसाइपल को जान से मारना चाह रहा था, उसकी तो हिम्मत थी नहीं, मैंने मदद का हाथ बढ़ा दिया, तो तुम्हें पर इतनी परेशानी क्यों हो रही है। और ये बोलते साथ ही वो एल्डर फैंग के पास आ जाती है। एल्डर फैंग उसे बोल रहा था, तुम तो जानती होगी मैं कौन हूँ, अगर मेरे साथ ने चालाकी की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं इस तियान युआन सेक्ट का होने वाला फ्यूचर सेक्ट लीडर हूँ। जिस पे फॉक्स डीमन बोलने लगती है, वो जब तुम बनोगे तब सेक्ट लीडर होगे, क्योंकि शी जोंग यांग तो तुम्हें सेक्ट लीडर बनाएगा नहीं। जिसके बाद एल्डर फैंग बोल रहा था कि ये बातें छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात जाननी है, क्या ये यहाँ पे आया था और क्या उसने यहाँ की 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन को रिपेयर किया था। जिस पे वो बोलने लगती है, हाँ वो यहाँ पे आया था और उसने यहाँ की 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को भी रिपेयर करा था। मुझे तो लग रहा है उसका फॉर्मेशन में टैलेंट तुमसे भी ज्यादा है। मैंने उस पर अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन उससे उसे मेरे अटैक से भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारी पीक हेवनली स्टेयर्स कंपटीशन में तो पोजीशन भूल ही जाए। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और वो 6 डिमोनिक पिल्स एल्डर फैंग के सामने ला देती है। अब एल्डर फैंग को तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, वो तो जानता था कि उनका तियानिंग सीक्रेट रियल में जाना अभी काफी मुश्किल है, इसलिए उसे मदद तो लेनी ही होगी। और फिर वो यहाँ से मुड़ के चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो इस फॉक्स डीमन को भी धमकी दे रहा था कि वो उसे तो देख लेगा। लेकिन जाते टाइम पे फॉक्स डीमन भी जोर जोर से हंस रही थी कि हाँ वो भी उसका दोबारा इंतजार करेगी। जिसके बाद अभी 3 दिन बीत जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि सेक्ट लीडर यहाँ पे मेन ग्राउंड पे आ गया था और बाकी सारे डिसिपल्स भी यहाँ पे पहुंच चुके थे और उसकी पावर्स का यूज करते ही हेवनली स्टेयर्स को ओपन कर देता है। और उसके ऐसा करते ही यहाँ आसमान से काफी सारी डिस्क्स अपीयर हो जाती हैं और यही हेवनली स्टेयर्स हैं। जिसके बाद जो सेक्ट लीडर था वो डिसिपल्स को बोलने लगता है कि ये तुम सबका अल्टीमेट टेस्ट है। ये हेवनली स्टेयर्स तुम्हारे कल्टीवेशन को ही नहीं बल्कि तुम्हारी दाव की अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे विजडम और बाकी सारी चीजें टेस्ट करती हैं। इसलिए अगर तुम्हारा कल्टीवेशन कम भी है तो क्या हुआ, अगर तुम्हारी दाव अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हुई तो भी तुम टॉप तक क्लाइम कर सकते हो, लेकिन जितना तुम ऊपर की साइड क्लाइम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए मुश्किल होती जाएगी। इस हेवनली स्टेयर्स के टोटल 100 स्टेप्स हैं। जो भी डिसिपल्स कंपटीशन खत्म होते सबसे ऊपर होंगे वे ही तियानिंग सीक्रेट रियल में जा पाएंगे। अगर तुम गिरते हो तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। वैसे तो हेवनली स्टेयर्स पे फाइट करना अलाउड है, लेकिन अगर तुम फाइट करोगे तो तुम पीछे भी रह जाओगे। अब तक हमारी सेट में कोई डिसाइपल सबसे हाईएस्ट 65 स्टेप्स ही चढ़ पाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों में से कोई इस बार इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। तो चलो अभी इसी वक्त से एक कंपटीशन स्टार्ट होता है और उसने एक इंसेंस को बर्न करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके साथ ही ये कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है और काफी सारे डिसिपल्स से हेवनली स्टेयर्स चढ़ना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इसी मूवमेंट के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।